हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो मैं साइंस की क्लास करा रही थी, उसमें लास्ट क्लास में मैंने जो टॉपिक शुरू किया था वो था आपका धातु कर्म। वहाँ पर मैंने बताया था कि जो धातु कर्म होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अयस्क में उपस्थित शुद्ध धातु को और साथ साथ जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, और यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है धातु कर्म। धातु कर्म के पद मैंने आपको बताए थे कि धातु कर्म के आपके पहला पद जो है वो होता है कि जो भी अयस्क है उस अयस्क को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और उसके बाद उसको हम पीस लेते हैं। सेकेंड स्टेप था कि हम इस पिसे हुए अयस्क का करते हैं सांद्रण। पिसे अयस्क का करना पड़ता है सांद्रण, और उस सांद्रण की 3 प्रोसेस थी आपकी। सबसे पहली विधि थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, उसके बाद आपकी थी फेन प्लवन विधि, और नेक्स्ट आपकी सबसे लास्ट थी चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी विधि? चुंबकीय पृथक्करण विधि। कब किसी विधि का प्रयोग करते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले से ही बता दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। अब जब हमने सांद्रण कर लिया तो सांद्रण के बाद जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ होगा, उस अयस्क का नाम क्या होगा? सांद्रित अयस्क। कौन सा अयस्क प्राप्त हुआ होगा? सांद्रित अयस्क। ठीक है, ये तो आपका लास्ट क्लास में हो गया था। थर्ड जो आपकी प्रोसेस थी, उस थर्ड प्रक्रिया का या पद का नाम है धातु का निष्कर्षण। तो हम धातु के निष्कर्षण से शुरू करेंगे। धातु का निष्कर्षण क्या होता है? तो सांद्रित अयस्क, और कौन सा होगा? जो हमें पहले प्रोसेस में प्राप्त हो गया था। ऊपर जो हमें प्राप्त हुआ है अयस्क वो कैसा है? सांद्रित अयस्क है। जब सांद्रित अयस्क से अशुद्धियों को अलग करते हैं और धातु को प्राप्त करते हैं तो वह क्रिया कहलाती है धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। पहली है निस्तापन और दूसरी है भर्जन। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके सेमेस्टर के लिए पूछी भी जा चुकी हैं आपसे एग्जाम में। सीधे सीधे पूछते हैं कि निस्तापन किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, या भर्जन किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, या फिर निस्तापन व भर्जन में अंतर क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं आपकी निस्तापन की प्रक्रिया से। निस्तापन की प्रोसेस क्या होती है? 2021 में ये पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। निस्तापन क्या है? तो निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क कौन सा जो हमें पहले ऊपर प्राप्त हुआ है, उस सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो अयस्क में उपस्थित नमी और वाष्पशील अशुद्धियाँ क्या है? उड़ जाती हैं। कहने का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क को हम वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि अयस्क हमारा क्या है? पिघलता नहीं है। गलनांक से कम गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अयस्क को ऐसे गर्म करें कि अयस्क पिघले नहीं। गलनांक पे अगर हम गर्म करेंगे तो गलनांक का मतलब क्या है? एक ऐसा तापमान जहाँ पर अयस्क हमारा गल जाए। बट यहाँ पर गलनांक से कम गर्म कर रहे हैं, यानी कि अयस्क को इतना गर्म करें कि अयस्क हमारा पिघले ना, और अयस्क में उपस्थित नमी की अशुद्धि साथ साथ वाष्पशील अशुद्धियाँ क्या हैं? उड़ जाए। तो ये क्रिया कहलाती है निस्तापन। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ बॉक्साइट का। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तुरंत याद आना चाहिए, Al2O3 इंटू 2H2O। जब बॉक्साइट को हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, वायु नहीं ले रहे हैं, सीधे सीधे गर्म करेंगे तो Al2O3 अलग हो जाएगा, साथ साथ जो इसमें जल है वो जल क्या है? वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। ऐसे ही हम Fe2O3 को लेते हैं। यहाँ पर मैं Fe2O3 का भी एग्जाम्पल देती हूँ। Fe2O3 इंटू थ्राइस H2O। जब इसको हम लेते हैं तो यहाँ पर जो 3H2 है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। ये तो बात हो गई जिसमें नमी की अशुद्धियाँ हों। अब जिसमें नमी ना हो उसका क्या होगा? तो जैसे हम कैलामाइन को लेते हैं, कैलामाइन का सूत्र होता है ZnCO3। कैलामाइन का सूत्र है जो आपका जिंक का अयस्क है। जब हम इसको लेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगी और ऑक्साइड बचेगा, Zn ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड बचेगा, और CO2 जो है वो वाष्प बनकर क्या है? उड़ जाएगी। तो ये कैलामाइन का रहा आपका, यहाँ नाम भी लिख देते हैं कैलामाइन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि बॉक्साइड को जब हमने गर्म किया तो क्या हुआ, उसमें से 2H2O अलग हो गए। प्लस लगा दिया, प्लस का मतलब क्या है कि ये अलग हो गया है। ZnCO3 यानी कि कैलामाइन को जब गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 अलग हो जाएगा और ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ जिंक ऑक्साइड, यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर मिल गया है। निस्तापन की क्रिया को मैंने यहाँ आपको एरो लगा करके एक शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है कि निस्तापन की क्रिया क्या है, जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म किया जाए कि अयस्क पिघलता नहीं है और वाष्पशील अशुद्धि व नमी उड़ जाती हैं, क्रिया कहलाती है निस्तापन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भर्जन की क्रिया क्या होती है, ये भी पूछी गई है आपसे। तो भर्जन की क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को हम वायु की उपस्थिति में, किसमें, उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियाँ यानी कि सल्फर की हो सकती है तो वो कैसे हो जाएगी, सल्फर ऑक्साइड के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाएगी। फॉस्फोरस की होगी तो वो भी अलग हो जाएगी। यानी कि बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सल्फर की अशुद्धियाँ जो होंगी वो इसमें ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाती हैं। तो क्रिया हमारी कहलाती है भर्जन। इसमें वायु की उपस्थिति ली जाती है और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति ली जाती है। यहाँ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कॉपर पायराइड का। कॉपर पायराइड का सूत्र सभी जानते हैं, क्या होता है, CuFeS2। ये कॉपर का अयस्क है। इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले क्या हुआ, CuFeS2 को हमने लिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में बनता है हमारा, दो धातुएं हैं कॉपर और आपकी आयरन। तो सबसे पहले बनेगा कॉपर सल्फाइड और फिर आयरन सल्फाइड, दोनों सल्फाइड बनते हैं। दो पदों में होती है क्रिया। तो सबसे पहले आपका बन जाएगा कॉपर सल्फाइड यानी कि Cu2S प्लस आपका बन जाएगा आयरन सल्फाइड और उसके बाद आपकी SO2 गैस यहाँ पर निकल जाती है। बैलेंस करनी है अभी, एक ये जो है आपका बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करो, कॉपर यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर 1 है, आगे हमने ट्वाइस लगा दिया। बाकी चीज़ें देखो, अब यहाँ पर देखिए Fe कितने हैं, Fe2 हो गए, यहाँ Fe 1 है तो Fe के आगे 2 लगा दीजिए। सल्फर कितने हो गए, सल्फर यहाँ पर देखो 1 2 3 और यहाँ पर सल्फर कितने, 2 दूनी 4। तो 4 सल्फर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके आगे ट्वाइस लगा दें, क्योंकि अगर हम यहाँ लगाते हैं तो कार्बन उसकी कॉपर की संख्या बदल जाएगी, इसलिए हम SO2 में ट्वाइस लगाएंगे तो O2 की संख्या बदल गई। O2 यहाँ पर कितने हो गए, 2 दूनी 4 O2 हो गए और यहाँ पर O2 कितना है, 2 ही है। तो O2 के आगे हम क्या लगा देंगे, ट्वाइस लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बन जाएगी। अब पहला पद तो पूर्ण हो गया, जिसमें हमको क्या मिल गया, कॉपर सल्फाइड मिला हुआ है, यानी कि एक तो कॉपर का सल्फाइड मिला है और एक हमें आयरन का सल्फाइड मिला हुआ है। ये भी आगे क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी कॉपर का सल्फाइड, क्या, Cu2S को हमने यहाँ पर लिया है। तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, Cu2S की जब क्रिया हम O2 के साथ यहाँ पर कराने चलेंगे तो देखिए सबसे पहले पद में यहाँ पर क्या बनेगा आपका, Cu2S की जब हम O2 के साथ कराएंगे तो हमारा जो है वो ऑक्साइड बनेगा, किसका, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर के ऑक्साइड का सूत्र यहाँ लिख देती हूँ, Cu2O और प्लस हमारी बन जाती है SO2 गैस। बैलेंस करना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन है 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 और ये 2। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या है 3 और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या है 2। अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के आगे लगा देते हैं 3 और यहाँ हम, अब देखो 3 लगाने से यहाँ कितने बन गए ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन बन गई। अब इधर 6 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करो, यहाँ पर लगाओ ट्वाइस और फिर यहाँ पर भी ट्वाइस लगाओ तो बन गई 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर भी बन चुके हैं हमारे। ऑक्सीजन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम किसको बैलेंस कर लें, सब कुछ बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, सल्फर बैलेंस नहीं हुआ है अभी हमारा। सल्फर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा कॉपर भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, यानी कि पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई है। यहीं पर आपका मैं एक और कौन सा बचा हुआ है अभी, FeS बचा हुआ है, यानी कि आयरन का सल्फाइड। तो यहाँ पर हम FeS को लेंगे प्लस रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, FeO, ठीक है, प्लस क्या बनेगा हमारा, SO2। अभी भी ये क्या है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। तो पहले तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने ऑक्सीजन बन गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन बन गए यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, 2 दूनी 4 और 2 6 यहाँ पर बन गए। अब आयरन को बैलेंस करो, आयरन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ भी आयरन कितने आ जाएंगे, 2। तो ये आपकी जो रिएक्शन बन चुकी है, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है।
एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से आपको रिएक्शन लिखनी होगी। ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर देती हूँ, फालतू की चीज़ें। चलिए, तो ये आपकी ये रिएक्शन बनी हुई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन को यहाँ पर नोट कर लेना। ये आपकी रहेंगी, 2 पदों में ये जाएंगी। सबसे पहले क्या हुआ कि जो कॉपर था हमारा, वो कॉपर पाइराइड को जो था, वो कॉपर पाइराइड हमारा सबसे पहले सल्फाइडों में टूटेगा। किस में टूटेगा? सल्फाइड में टूट गया यहाँ पर। और उसके बाद उसने क्या निकाल दी? एक SO2 गैस निकाल दी। इसके बाद जो सल्फाइड बने हुए थे, वो सल्फाइड पुनः क्रिया करेंगे O2 के साथ और सल्फर डाइऑक्साइड को निकाल देंगे और क्या बना लेंगे? खुद का ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर हमें आयरन का सल्फाइड मिला हुआ था, वो भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? अपना ऑक्साइड और SO2 गैस को क्या है? निकाल देगा, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर रिएक्शन बन गई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भर्जन की प्रोसेस को मैंने यहाँ पर इस तरीके से शॉर्ट में भी आपका लिख करके बता दिया है कि क्या होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करेंगे कि अयस्क हमारा है पिघलेगा नहीं और सल्फाइड की अशुद्धियाँ SO2 की फॉर्म में क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं और क्रिया हमारी कहलाती है भर्जन, ठीक है। निस्तापन और भर्जन की क्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन सी भट्टी में संपन्न होती हैं। तो ये दोनों क्रियाएं परावर्तनी भट्टी के अंतर्गत संपन्न होती हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। 2 भट्टियां आपको पढ़नी है इस सेमेस्टर में, परावर्तनी भट्टी और वात्या भट्टी पूछी गई है। नामांकित चित्र भी बनाना पड़ेगा, आया हुआ है। तो परावर्तनी भट्टी और वात्या भट्टी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। बस अभी ध्यान रखो कि निस्तापन और भर्जन की जो प्रक्रिया है वो परावर्तनी भट्टी में संपन्न होगी। और निस्तापन और भर्जन दोनों ही प्रक्रिया में हम अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि अयस्क हमारा पिघलता नहीं है, ठीक है, पिघलता नहीं है। और डिफरेंस क्या है? निस्तापन में हम वायु की अनुपस्थिति लेते हैं, वायु अनुपस्थित होती है, और भर्जन में हमको वायु की उपस्थिति लेनी पड़ती है। तो ये बस डिफरेंस है। नेक्स्ट आती है आगे प्रगलन की क्रिया। जब हम भर्जित कर लेते हैं अयस्क को, तो वहाँ से हमें भर्जित एक अयस्क प्राप्त हो जाएगा और उस भर्जित अयस्क को, किसको? उस भर्जित अयस्क को उचित गालक मिला करके, गालक एक ऐसा पदार्थ होता है जो धातु को, जो भी अयस्क होगा उसको गलाने का काम करेगा, ठीक है। कैसा काम करेगा? गलाने का काम करेगा, यानी कि पिघलाने का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे? भर्जित अयस्क में गालक को मिला देंगे, जो भी उचित गालक होगा उसको मिलाएंगे और वात्या भट्टी में उसको हाई टेम्परेचर पर, बहुत अधिक तापमान पर गलाएंगे। वही क्रिया कहलाती है प्रगलन की क्रिया। इस प्रगलन की क्रिया में जो अयस्क है हमारा वो पिघल जाता है और जो गालक है, गालक ने तो गलाया था। ऐसी अशुद्धियाँ भी होती हैं अयस्कों में जो गलती नहीं है, तो वो आपकी ऊपर की दोनों प्रोसेस में तो निकलेंगी ही नहीं, यहाँ पर वो निकल जाएंगी। तो जब अयस्क गल जाता है, अशुद्धियाँ भी उसकी गल जाएंगी, उसमें वो अशुद्धियाँ इस गालक के साथ मिलकर के धातु मल बना लेंगी। और जो धातु है हमारी, जो प्योर धातु होगी यहाँ पर, वो धातु हमको एक गलित अवस्था में, यानी कि पिघली हुई अवस्था में प्राप्त हो जाती, जिसको हम गलित धातु या फिर गलित मैट बोलते हैं, ठीक है। प्योर, एकदम प्योर नहीं होगी, थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ बची होंगी, वो हम एक और प्रोसेस लगाएंगे, विद्युत अपघटनी विधि, वहाँ पर इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो प्रगलन की क्रिया में हुआ क्या है कि प्रगलन की क्रिया क्या होती है? प्रगलन की क्रिया में हम भर्जित अयस्क को, कैसे अयस्क को? भर्जित अयस्क को किसके साथ? गालक के साथ मिला करके वात्या भट्टी में उच्च ताप पर गर्म करेंगे। बहुत ही अधिक ताप पर जब हम इस भर्जित अयस्क को गालक के साथ में गर्म करते हैं, तो अशुद्धियाँ जो हैं वो इस गालक के साथ मिलकर के क्या बना लेती हैं? धातु मल बना लेती हैं, ठीक है, धातु मल बना लेंगी और हमें गलित धातु प्राप्त हो जाएगी अलग, ठीक है। तो गालक का मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो गलाने का काम करेगा अयस्क को, वो होता है गालक। धातु मल का मतलब है गालक के साथ मिली हुई अशुद्धि, और गलित धातु का मतलब है पिघली हुई धातु। ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। आगे आते हैं पिग आयरन किसे कहते हैं? तो पिग आयरन का मतलब क्या है? जब देखो हम अयस्क को, हम लोहे का अयस्क अगर लेते हैं, पिग आयरन में कौन सा वर्ड लगा हुआ है? आयरन लगा हुआ है। जब हम लोहे के अयस्क को शुद्ध करने चलेंगे, उस अयस्क में से धातु निकालने चलेंगे, तो प्रगलन की क्रिया के बाद, प्रगलन की क्रिया में क्या होता है? एक गली हुई धातु, पिघली हुई धातु प्राप्त होती है। और जब हम लोहे के अयस्क को वो कर रहे हैं, तो हमें एक पिघला हुआ लोहा प्राप्त होगा ना। जो लोहा प्राप्त होगा वो कैसा होगा? पिघला होगा। उस पिघले यानी कि गलित लोहे को ही बोला जाता है पिग आयरन।
उम्मीद है क्लियर हो गया होगा यहाँ से। यानी कि पिग आयरन क्या है कि जब लोहे के अयस्क से हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं तो प्रग्रहण की क्रिया के बाद जो गलित लोहा प्राप्त होता है उस गलित लोहे को ही कच्चा लोहा या फिर हम पिग आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो पिग आयरन यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। आज मैं इतना ही रखूंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो भी आपके जूनियर आ रहे हैं उनको भी क्या क्या है साथ साथ ऐड करते हुए चलिए। ठीक है, उनको भी चैनल के बारे में बताते हुए चलिएगा। मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में, वहाँ पर मैं आपको गालक, अधात्री, प्रगलन, ये सारी जो आपकी प्रगलन कह रही हूँ, गालक हो गया, अधात्री हो गई, धातुमल हो गया, ये जो चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या होती है। ठीक है, गैंग वगैरह वर्ड एक बार मैं डेफिनेशन इनकी लिखा दूंगी, साथ साथ आगे इस वाले उसको कंप्लीट करेंगे हम। आज इतना ही रखेंगे और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको क्लास की अपडेट या बाकी जो आपकी अपडेट रहेगी वो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।